इस विश्लेषण में स्वागत है। आज के टाइम में ना लगातार नोटिफिकेशंस बजना और हर 2 मिनट में ध्यान भटकाने वाले ईमेल्स आना एक आम बात हो गई है। ऐसे में फोकस करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। लगातार इंटरप्शंस की वजह से कुछ ठोस और गहरा काम करना तो बस नामुमकिन सा लगने लगता है। इसी परेशानी का एक बहुत ही सॉलिड इलाज है, जिसे कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क कहा है। आज के डिजिटल दौर में ये कॉन्सेप्ट समझना और अपनी जिंदगी में उतारना सच में सबसे जरूरी स्किल्स में से एक बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। पूरा रोड मैप एकदम क्लियर रखते हैं। हम शुरू करेंगे डीप वर्क क्या है से, फिर समझेंगे डीप और शैलो वर्क का फर्क। उसके बाद आएंगे डीप वर्क के 4 नियमों पर, फिर बात करेंगे फोकस करने के प्रैक्टिकल तरीकों की, और आखिर में देखेंगे इसका असली जिंदगी में उपयोग। तो पहला पड़ाव है डीप वर्क क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले उसके सॉल्यूशन को ठीक से डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। और ध्यान भटकने की इस बीमारी का एक ही सटीक इलाज है, और वो है डीप वर्क। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डीप वर्क का सीधा सा मतलब है ऐसे प्रोफेशनल काम जिन्हें पूरी तरह से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम एकाग्र होकर किया जाए। ये ऐसे काम हैं जो दिमाग की पूरी क्षमता यानी उसकी फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक कॉग्निटिव मसल यानी दिमागी मांसपेशी की तरह समझना चाहिए। जैसे जिम में लगातार मेहनत करने से बॉडी बनती है, बिल्कुल वैसे ही बिना रुकावट फोकस करने की आदत डालने से एक ऐसी कीमती स्किल बनती है जिसे कोई भी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। और एक बार ये आदत बन गई तो घंटों तक फोकस करना थकाता नहीं है, बल्कि एक अलग ही एनर्जी देता है। कैल न्यूपोर्ट ने एक बहुत बढ़िया और सीधी बात कही है, अगर निर्माण नहीं होगा तो आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ दिन भर में ज्यादा काम निपटाने की कोई आम प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। आज की इस कट थ्रोट इकोनॉमी में सर्वाइव करने और आगे बढ़ने के लिए ये एक जरूरत बन चुकी है। नई और कीमती चीजें बनाना, चाहे वो कोई ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हो, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कोड हो या डीप रिसर्च हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ गहरे फोकस से ही आती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, डीप और शैलो वर्क के बीच का अंतर। अब जब डीप वर्क को थोड़ा समझ लिया है तो इसे और बेटर तरीके से दिमाग में बिठाने के लिए इसकी तुलना उन कामों से करते हैं जो हमारा पूरा दिन खा जाते हैं। देखिए, एक तरफ है डीप वर्क। इसमें आती है लंबी प्लानिंग, राइटिंग या कोडिंग। इन्हें करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। दूसरी तरफ आता है शैलो वर्क, जैसे दिन भर आते ईमेल्स का तुरंत जवाब देना, मीटिंग शेड्यूल करना या बस छोटे मोटे स्टेटस अपडेट्स देते रहना। ये सब ऊपरी काम है। इन शैलो टास्क्स को करने में आसान लगता है, बल्कि इनको करने पर एक झूठा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि दिन भर में बहुत काम हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं करते और इनको किसी को भी आसानी से डेलीगेट किया जा सकता है। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई काम एक्चुअली में डीप है या शैलो? यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार टेस्ट देता है, द कॉलेज ग्रेड टेस्ट। बस एक सवाल पूछना है, एक बिल्कुल नए समझदार कॉलेज ग्रेजुएट को इस काम को ठीक से करने के लिए कितने महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? अगर लगता है कि कोई नया इंसान कुछ ही हफ्तों में वो काम सीख लेगा, तो समझ लीजिए वो काम शैलो है। डीप वर्क वो होता है जिसे सीखने और करने में बरसों का अनुभव और इंटेंस फोकस चाहिए होता है। तो तीसरा मुद्दा है डीप वर्क के 4 नियम। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब बात आती है इसे इम्प्लीमेंट करने की। कैल न्यूपोर्ट ने अपने वक्त और फोकस को वापस पाने के लिए एक बहुत ही ठोस फ्रेमवर्क बनाया है। चलिए इन 4 बुनियादी नियमों को देखते हैं। ये 4 नियम फोकस को वापस लाने में किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। पहला नियम है गहराई से काम करने की आदत डालना। दूसरा और शायद सबसे थोड़ा अजीब लगने वाला नियम है बोरियत हो अपनाना। आजकल क्या होता है, जैसे ही थोड़ी बोरियत फील होती है तुरंत फोन उठा लेने की आदत हो गई है। लेकिन दिमाग को फोकस सिखाने के लिए बोर होने की आदत डालना एक अनुशासन है। तीसरा नियम है सोशल मीडिया पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना या उसे बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जरिया है। और चौथा नियम अपने रूटीन से उन उथले यानी शैलो कामों को निकाल बाहर करना जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक फ्लो स्टेट यानी काम में पूरी तरह से डूब जाने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले उस एक स्किल पर फोकस करना है जिसे बेहतर बनाना है।
फिर उस डीप वर्क को लंबे और बिना किसी रुकावट के टाइम ब्लॉक्स में बांटना है। तीसरा स्टेप है रिफ्लेक्शन। ये सोचना कि जो तरीका अपनाया गया क्या वो सच में काम किया, उसका ऑनेस्ट फीडबैक लेना और आखिर में इस पूरे प्रोसेस को दोहराना। यही वो साइकिल है जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, फोकस करने के तरीके। अब थोड़ी प्रैक्टिकल स्केड्यूल्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, काम का माहौल अलग होता है। इसलिए डीप वर्क को अपनी लाइफ में फिट करने का तरीका भी बिल्कुल कस्टमाइज्ड होना चाहिए। इसे अपनाने के 4 अलग-अलग तरीके होते हैं। पहला है मोनास्टिक यानी सन्यासी अप्रोच, जिसमें बाकी दुनिया से पूरी तरह कट कर सिर्फ अपने डीप काम पर फोकस किया जाता है। फिर आता है बाय मॉडल अप्रोच, जहां कुछ खास दिन डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर लिए जाते हैं और बाकी दिन आम शालो कामों के लिए रखते हैं। तीसरा है रिदमिक अप्रोच, जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हर रोज सुबह 8 से 10 बजे तक लगातार कोडिंग करना। और आखिर में है जर्नलिस्टिक अप्रोच, जैसे एक फ्रीलांस राइटर जो अपने बिजी शेड्यूल में जब भी खाली समय पाता है तुरंत डीप वर्क मोड में चला जाता है। अपनी जिंदगी और पेशे के हिसाब से इनमें से ठीक तरीका चुनना बेहद जरूरी है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, असली जिंदगी में उपयोग। इन सारी थ्योरेटिकल बातों को ग्राउंड रियलिटी पर उतारने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि मॉडर्न कॉर्पोरेट या आम जिंदगी में इन सब का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आखिर कैसे होता है। इसे एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। बेंगलोर में रहने वाली प्रिया एक मिड साइज टेक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं। जरा सोचिए, उनके शेड्यूल में हर हफ्ते औसतन 12 मीटिंग्स होती हैं और उसके बीच उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वार्टरली ब्रांड स्ट्रैटेजी भी बनानी होती है। पहले उनकी पूरी लाइफ बस ईमेल्स और मीटिंग्स के आगे पीछे घूमती थी। वो हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहती थी। लेकिन डीप वर्क के कॉन्सेप्ट ने उनके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपने दिन में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए स्ट्रिक्टली बिना रुकावट वाले ब्लॉक्स सेट किए। ये उदाहरण बखूबी बताता है कि कैसे कोई भी मॉडर्न प्रोफेशनल अपने शैलो स्केड्यूल की भीड़ से बाहर निकलकर एक फोकस्ड डीप वर्क बन सकता है। हालांकि सच बोलूं तो ये इतना आसान भी नहीं होता। असलियत में 3 मुख्य रुकावटें आती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत रुकावट, जैसे कि अंदर से मोटिवेशन की कमी महसूस होना। दूसरी होती हैं सिस्टम से जुड़ी परेशानियां, जैसे कि दफ्तर का टॉक्सिक मीटिंग कल्चर, जहां एक्सपेक्ट किया जाता है कि एम्प्लॉय हर वक्त ऑनलाइन और अवेलेबल रहे। और तीसरी होती है मानसिक रुकावट, जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम या हमेशा ये लगना कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट ईमेल छूट ना जाए। इन रुकावटों का आना बिल्कुल आम बात है। इस चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका समाधान एक ठोस सिस्टम और ठीक प्लानिंग में छुपा है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला साइंटिफिक फैक्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। ये आखिर भला क्या है? जब एक काम को बीच में अधूरा छोड़कर तुरंत दूसरे काम में लग जाते हैं, तो उस पिछले काम का एक छोटा सा हिस्सा वर्किंग मेमोरी यानी दिमाग में कहीं अटका रह जाता है। और पता है, ये बचा हुआ हिस्सा छुपके छुपके नए काम पर से फोकस को तोड़ता रहता है। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग असल में कभी काम नहीं आती। इसलिए डीप वर्क शुरू करने से पहले पिछले कामों को फॉर्मली पार्क करना, यानी उन्हें ठीक से बंद करना या आगे क्या करना है ये नोट करके रखना एकदम क्रूशल हो जाता है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है कि डीप वर्क कोई आम आदत नहीं है। ये आज के दौर की एक सुपर पावर है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज, हर ऐप, हर नोटिफिकेशन सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है, वहां लगातार और बिना रुके फोकस करने की ताकत बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। अब सोचने वाली बात यह है, इस फोकस का सही इस्तेमाल करके आज ऐसी कौन सी नई और कीमती चीज बनने जा रही है जो शायद इसके बिना कभी मुमकिन ही ना होती। इन तरीकों को अपने डेली रूटीन में लागू करके इस बदलाव को सच में महसूस किया जा सकता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा दिमाग ना एक साथ 100 काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। मतलब विज्ञान साफ कहता है कि जितनी तेजी से हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं, हाँ, हम असल में उतने ही धीमे हो जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी कंप्यूटर में एक साथ 50 भारी सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं। बाहर से स्क्रीन पर भले ही सब कुछ बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर इसका प्रोसेसर पूरी तरह से हाँप रहा होता है। एकदम सही। और फिर अचानक पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। आज के समय में ना हमारे काम करने का तरीका और हमारी एकाग्रता की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई है। हम बस एक ही समय में 10 अलग-अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं। ये तो कंप्यूटर प्रोसेसर वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। और विडंबना देखिए,
हम इस सिस्टम को किसी शांत जगह पर नहीं चला रहे हैं। मतलब आज का आधुनिक दफ्तर एक ऐसे डिजिटल भूकंप वाले क्षेत्र में तब्दील हो चुका है जहां हर 2 मिनट में कोई नोटिफिकेशन या ईमेल हमारा ध्यान खींच लेता है। ये तो रोज की ही बात है। हाँ ना। और हमारा दिमाग इस तरह के लगातार व्यवधान के लिए बायोलॉजिकली बना ही नहीं है। सच कहूं तो आज पूरी दुनिया एक बहुत ही गहरे कॉग्निटिव क्राइसिस यानी मानसिक संकट से गुजर रही है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन अध्ययन में हम जिन अहम किताबों और रिसर्च पर बात कर रहे हैं वे किसी संजीवनी से कम नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास बहुत ही शानदार स्रोत है आज। हाँ, आज की इस बेहद खास चर्चा में हम कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क और मिहाली सिक्जेंटमिहाली की क्लासिक रिसर्च फ्लो का विश्लेषण कर रहे हैं। और साथ ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी और उत्पादकता पर हुए कुछ बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक शोध पत्र भी शामिल हैं। और हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि गहन कार्य या डीप वर्क क्या है। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि कैसे कुछ खास आदतें और अपने आसपास के माहौल का सही डिजाइन हमारे दिमाग को भौतिक रूप से रीवायर कर सकता है। सही कहा, ताकि हमें एक उच्च स्तरीय मानसिक संतुष्टि मिल सके। बिल्कुल। तो एकाग्रता के इस शिखर तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर क्या गलत हो रहा है। हाँ, वो कौन सी चीज है जो हमारी एकाग्रता को दीमक की तरह खा रही है। यहीं पर उथला कार्य यानी शैलो वर्क और गहन कार्य यानी डीप वर्क के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। तो ये उथला कार्य असल में है क्या? क्या ये वो काम है जो एकदम बेकार है? नहीं, उथला कार्य वो नहीं है जो महत्वहीन है, बल्कि ये वो काम है जिसमें किसी खास बौद्धिक गहराई की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मतलब वो काम जो हम अपना ध्यान भटकाते हुए भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या फिर स्टेटस अपडेट वाली मीटिंग्स में बैठे रहना। एकदम सही। या स्लैक पर बस मैसेज भेजते रहना। देखिए, ये सब जरूरी तो है, लेकिन इससे कोई नई चीज पैदा नहीं होती है। और आज की इस नॉलेज इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बहुत बड़ी। औद्योगिक क्रांति के समय कारखानों में ये गिनना बहुत आसान था कि एक मजदूर ने एक दिन में कितने जूते बनाए। हाँ, क्योंकि वहां काम भौतिक रूप से दिखता था। बिल्कुल। लेकिन आज के दफ्तरों में उत्पादकता को नापने का कोई स्पष्ट पैमाना ही नहीं है। विचारों को कैसे गिना जाए? कैल न्यूपोर्ट के स्रोत इसे मैट्रिक्स ब्लैक होल कहते हैं। एक मिनट, मैट्रिक्स ब्लैक होल? अच्छा, मतलब एक ऐसा शून्य जहां काम को नापने का कोई वास्तविक तरीका ही मौजूद नहीं है। एकदम सही समझे आप। जब यह नापने का कोई तरीका नहीं होता कि कौन कितना मूल्यवान और गहरा काम कर रहा है, तो लोग सिर्फ व्यस्त दिखने का नाटक करने लगते हैं। ये तो मानव स्वभाव है ना? अगर आउटपुट नहीं मापा जा सकता तो लोग बस इनपुट दिखाना शुरू कर देते हैं। वे हर ईमेल का तुरंत जवाब देते हैं, हर छोटी मोटी मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, ताकि बॉस को लगे कि वे बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वास्तव में इससे कंपनी या इंसान के लिए कोई नया मूल्य या कोई नई वैल्यू नहीं बन रही होती है। ये तो बिल्कुल जिम में ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब कोई इंसान बहुत तेज दौड़ रहा है, उसका पसीना भी बहुत बह रहा है, वो बुरी तरह थक भी रहा है, लेकिन अगर वो नीचे देखे तो वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। हाँ, वो वहीं का वहीं है। और इससे भी भयानक बात यह है कि इस ट्रेडमिल से उतरना आसान नहीं है। मैंने स्रोतों में डॉक्टर सोफी लेरॉय का एक शोध पढ़ा था, अटेंशन रेजिड्यू थ्योरी। वो बहुत ही कमाल की रिसर्च है। जो मैंने इसके पीछे का विज्ञान पढ़ा तो सच कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत आसानी से मल्टीटास्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह काम नहीं करता, जहाँ एक टैब बंद किया और तुरंत दूसरा खोल लिया। हाँ, दिमाग ऐसे स्विच नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान एक काम को छोड़कर अचानक दूसरे काम पर जाता है, मान लीजिए कोई एक बहुत ही जटिल कोडिंग की समस्या सुलझा रहा है और बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना इनबॉक्स चेक करने लगता है, तो उसका ध्यान पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता है ना? एकदम सही। उसके ध्यान का एक अहम हिस्सा उस पुराने काम या उस नए पड़े गए ईमेल की चिंता में ही अटका रह जाता है। इसे ही अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहते हैं। और ये कोई कुछ सेकंड्स की बात नहीं है। स्रोत साफ तौर पे बताते हैं कि ये अवशेष अगले 20 मिनट तक इंसान की एकाग्रता को खंडित करता रहता है। बिल्कुल। और उस ट्रेडमिल की स्पीड तय करता है यही अटेंशन रेजिड्यू।
सोचिए, अगर कोई हर 10 मिनट में अपना फोन चेक कर रहा है, तो वो कभी भी अपनी एकाग्रता के उच्चतम स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। कभी नहीं। इंसान का मस्तिष्क एक साथ 2 जगह संघर्ष कर रहा होता है। इसलिए जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो वास्तव में एक बायोलॉजिकल मिथ है। मतलब विज्ञान की दृष्टि से हम मल्टीटास्क करते ही नहीं है। हम सिर्फ बहुत तेजी से कार्यों के बीच अपना ध्यान स्विच करते हैं, और हर बार जब ये स्विच होता है तो मस्तिष्क अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इसी अटेंशन रेजिड्यू में बर्बाद कर देता है। तो अगर बार बार काम बदलना इतना हानिकारक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें एक ही काम पर लगातार कई घंटों तक फोकस करना चाहिए। सिद्धांत रूप में तो यही लगता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या कोई इंसान पूरे 8 घंटे बिना रुके डीप वर्क कर सकता है? मतलब दफ्तरों में तो हमसे कम से कम 8 घंटे लगातार काम करने की उम्मीद की जाती है। ही स्पष्ट जवाब है, और वो जवाब है नहीं। नहीं? तो फिर हमारे दिमाग में इतनी बैटरी नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं। एंडर्स एरिक्सन, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों का अध्ययन करते हैं, जैसे ओलंपिक एथलीट या शतरंज के ग्रैंड मास्टर, हाँ, उनके बारे में स्रोतों में जिक्र है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात खोजी है। इसे 4 घंटे का नियम कहा जाता है। सिर्फ 4 घंटे? अरे कोई भी बॉस इस 4 घंटे के नियम को सुनकर तो बिल्कुल खुश नहीं होगा। अगर इंसान केवल 4 घंटे गहरा काम कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि 8 घंटे की शिफ्ट में बाकी के 4 घंटे हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बात ये नहीं है कि इंसान काम नहीं कर सकता, बात ये है कि वो गहन कार्य लगातार नहीं कर सकता। अच्छा, तो बाकी का समय उथले काम के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, बाकी का समय उसी उथले काम के लिए होता है जिसकी हमने अभी बात की। मीटिंग्स, ईमेल्स, प्रशासन से जुड़े काम। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स भी दिन में अधिकतम 4 घंटे ही पूरी क्षमता से डीप वर्क कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसका एक सीधा सा बायोलॉजिकल कारण है। जब कोई बिना किसी रुकावट के अपने फोकस को उसके आखिरी सीमा तक धकेलता है, तो उसका मस्तिष्क भारी मात्रा में ग्लूकोज और ऊर्जा की खपत करता है। और फिर 4 घंटों के बाद वो थक जाता होगा। बिल्कुल, एक गहरी मानसिक थकान आ जाती है। इसके पीछे एक और मैकेनिज्म है जिसे प्रॉब्लम स्टेट रिहर्सल कहा जाता है। प्रॉब्लम स्टेट रिहर्सल, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई किसी बहुत ही जटिल समस्या पर काम कर रहा होता है, तो उसका मस्तिष्क उस समस्या का एक मानसिक ढांचा तैयार करता है। एक तरह का मेंटल मॉडल। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग में एक साथ दर्जनों पजल के टुकड़ों को हवा में उछाल कर रखना और ये याद रखना कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया लग रही है ना? और जब काम के बीच में अचानक कोई व्यवधान आता है, जैसे कोई दरवाजा खटखटाता है या फोन बजता है, तो वो सारे पजल के टुकड़े नीचे गिर जाते होंगे। एकदम सही। वो हवा में तैरता हुआ पूरा मानसिक ढांचा टूटकर बिखर जाता है। हाँ, और फिर जब वो इंसान वापस काम पे लौटता है, तब मस्तिष्क को उस ढांचे को दोबारा याद रखने, उन टुकड़ों को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही प्रॉब्लम स्टेट रिहर्सल है। मतलब अगर दिन भर में ये ढांचा 20 बार टूटता है, तो इंसान का दिमाग बिना कुछ ठोस किए ही पूरी तरह थक जाएगा। बिल्कुल थक जाएगा। ये समझना आज के हर पेशेवर के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग दिन भर में 8 घंटे लगातार डीप वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वे असल में जीव विज्ञान के खिलाफ एक हारा हुआ युद्ध लड़ रहे हैं। और जीव विज्ञान से आप कभी नहीं जीत सकते। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट होता है। तो लक्ष्य 8 घंटे काम करना नहीं है, बल्कि उन सीमित 4 घंटों में अपने फोकस को इतना गहरा करना है जहां असल में जादू होने लगे। हाँ, बिल्कुल यही लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास दिन में सचमुच केवल 4 ही घंटे हैं, तो सवाल ये उठता है कि उन 4 घंटों में हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब उन 4 घंटों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाए। यहीं पर डीप वर्क हमें एक बहुत ही जादुई मानसिक अवस्था की ओर ले जाता है, जिसे फ्लो कहते हैं। फ्लो। मिहाली सिग्जेंटमिहाली के शोध ने इस अवस्था को बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया है। हाँ, डीप वर्क तो बस वो रास्ता है जो इंसान को फ्लो की इस अवस्था तक पहुंचाता है ना। बिल्कुल। और फ्लो कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक संतुलन का नाम है। ये तब पैदा होता है जब किसी चुनौती का स्तर और इंसान के अपने कौशल का स्तर बिल्कुल एक बराबर हो। मतलब ये एक तराजू की तरह काम करता है। हाँ, एकदम तराजू की तरह। अगर किसी इंसान को ऐसा काम दे दिया जाए जो बहुत मुश्किल है लेकिन उसका कौशल कम है, तो उसे भारी घबराहट या एंग्जाइटी होने लगेगी। बिल्कुल। और इसके विपरीत अगर कोई बहुत ही अनुभवी कोडर है
और उसे रोजाना के साधारण डेटा एंट्री का काम दे दिया जाए, जहां कौशल ज्यादा है और चुनौती कम है। तो वह बुरी तरह बोर हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब चुनौती और कौशल दोनों एक उच्च स्तर पर जाकर आपस में मिलते हैं, तब इंसान दुनिया को भूलकर फ्लो में प्रवेश करता है। इसे 6 जेंट में हाली ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस कहते हैं। ऑटोटेलिक अनुभव, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी और अकादमिक लग रहा है। क्या हम इसे थोड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं? इसे समझना बहुत आसान है। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ऑटो का अर्थ है स्वयं और टेलोस का अर्थ है लक्ष्य। अच्छा, मतलब कोई ऐसा काम जो अपने आप में ही एक लक्ष्य हो? एकदम सही। ऐसा काम जो अपने आप में ही एक इनाम हो। सोचिए, जब बच्चे कोई मुश्किल वीडियो गेम खेलते हैं, क्या उन्हें इसके लिए कोई सैलरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। क्या वीडियो गेम का कोई लेवल पार करने से समाज में उनका कोई रुतबा बढ़ता है? नहीं ना। हाँ, फिर भी वे पूरी एकाग्रता के साथ घंटों खेलते रहते हैं। क्योंकि वो प्रक्रिया ही उनका इनाम है। उस गेम को खेलना ही अपने आप में मजेदार है। फ्लो अवस्था में हमारा काम भी हमारे लिए एक वीडियो गेम जैसा बन जाता है। क्या बात है। मतलब इंसान वो काम बॉस को खुश करने या पैसे के लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि उस काम में डूबने का आनंद ही उसका असली इनाम होता है। बिल्कुल, यही बात है। ये उदाहरण बहुत ही शानदार है। पता है, ये मुझे खाने के शौकीन एक पारखी व्यक्ति, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी याद दिलाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक सामान्य इंसान सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाता है। वो टीवी देखते हुए भी बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेगा। ये एक तरह का उथला कार्य है। बिल्कुल। लेकिन एक पारखी व्यक्ति जब वो खाता है, तो उसका पूरा ध्यान उस भोजन के हर एक मसाले, उसकी बनावट और उसके स्वाद पर होता है। वो उस प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाता है। हाँ, वो सिर्फ पेट नहीं भर रहा, वो एक अनुभव जी रहा है। एकदम सही। फ्लो बिल्कुल ऐसा ही है। ये केवल मानसिक भूख मिटाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिक क्षमता का उत्सव मनाना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया आपने। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। वो क्या? अगर ये फ्लो इतनी बेहतरीन चीज है, तो एक आम पेशेवर इंसान जो रोजमर्रा के कामों, परिवार की जिम्मेदारियों और मीटिंग्स में फंसा है, वो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे? यहीं पर कैल न्यूपोर्ट 4 गहन दर्शन या डेप्थ फिलॉसफीज का विचार सामने रखते हैं। ये समझना जरूरी है कि हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। हाँ, हर इंसान की नौकरी और जीवन शैली अलग होती है, इसलिए सबको एक ही सांचे में फिट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो पहली फिलॉसफी है मोनास्टिक या सन्यासी दर्शन। नाम से ही लग रहा है कि सब कुछ छोड़ देना है। हाँ, इसमें इंसान बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई उथला काम नहीं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण बिल गेट्स है, जो अपने थिंक वीक के लिए एकांत में चले जाते थे। लेकिन ये तो आम लोगों के लिए लगभग असंभव है ना। ज्यादातर नौकरियां इस तरह के संन्यास की इजाजत कहाँ देती हैं? सही कहा आपने। इसलिए दूसरा तरीका है बाइमोडल या द्विमोडल दर्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें समय को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए महीने के 3 हफ्ते इंसान आम जीवन जिएगा, मीटिंग्स करेगा, लेकिन 1 हफ्ता वो पूरी तरह से गायब होकर सिर्फ अपने अहम प्रोजेक्ट पर काम करेगा। ये भी अकादमिक लोगों या लेखकों के लिए तो ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए तीसरा तरीका सबसे अधिक लोकप्रिय और व्यवहारिक है, रिदमिक या लयबद्ध दर्शन। लयबद्ध मतलब एक रूटीन बनाना। हाँ, इसमें हर दिन एक निश्चित समय, मान लीजिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, सिर्फ गहन कार्य के लिए तय कर दिया जाता है। इसे मशहूर कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड की चेन मेथड से भी जोड़ा जाता है। चेन मेथड मतलब वो कैलेंडर पर रोज एक लाल क्रॉस लगाते थे और उस क्रॉस की चेन को कभी टूटने नहीं देते थे। बिल्कुल वही। ये तो एक दैनिक आदत बनाने जैसा है। मुझे लगता है कि ये लयबद्ध तरीका हम जैसे आम लोगों के लिए सबसे अधिक टिकाऊ है। यह सबसे टिकाऊ है क्योंकि ये दिमाग को एक लय में ढाल देता है। और अंत में चौथा तरीका सबसे कठिन है, जर्नलिस्टिक या पत्रकारिता दर्शन। पत्रकारों वाला तरीका, वो कैसे काम करता है? इसमें दिन भर में जब भी 20 या 30 मिनट का खाली समय मिले, तुरंत डीप वर्क मोड में चले जाना होता है। पत्रकारों को अक्सर डेडलाइन पर काम करना होता है, इसलिए वे इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये विरोधाभासी नहीं है? कैसे? अभी हमने डॉक्टर सोफी लेरॉय के अटेंशन रेजिड्यू के बारे में बात की थी।
अगर कोई अचानक मीटिंग से निकलकर 20 मिनट के लिए डीप वर्क करने बैठेगा तो उसका दिमाग तो पिछली मीटिंग में ही अटका रहेगा ना। ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो फिर वो इतनी तेजी से गहरे फोकस में कैसे जा सकता है? और यही कारण है कि ये तरीका हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग बहुत अधिक अनुभवी होते हैं, जिन्होंने सालों तक अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया होता है, केवल वही इस फ्रिक्शन को पार कर पाते हैं। आम इंसान के लिए इतनी तेजी से स्विच करना बहुत दिमागी ऊर्जा मांगता है ना? बिल्कुल, और वो फेल हो जाता है। इसलिए शुरुआती लोगों को लयबद्ध तरीके से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? मान लेते हैं कि किसी ने तय कर लिया कि वो हर सुबह लयबद्ध तरीके से 2 घंटे डीप वर्क करेगा। ठीक है। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका स्मार्टफोन उसके ठीक बगल में टेबल पर रखा है। लोग सोचते हैं कि अगर फोन को उल्टा करके रख दें या उसे साइलेंट मोड पर कर दें तो काम हो गया। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या सिर्फ विल पावर के बल पर हम इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते? विज्ञान कहता है कि बिल्कुल नहीं। पर्यावरण डिजाइन यानी एनवायरमेंटल डिजाइन का मनोविज्ञान बहुत ही स्पष्ट है। इच्छा शक्ति कोई असीमित खजाना नहीं है। हाँ, वो तो एक बैटरी की तरह है जो धीरे धीरे खत्म होती है। एकदम सही। आपके सामने रखा हुआ एक साइलेंट और उल्टा स्मार्टफोन भी आपके मस्तिष्क की क्षमता को दीमक की तरह खा रहा है। पर कैसे? फोन तो कोई आवाज नहीं कर रहा, वो तो बस वहां निर्जीव पड़ा है। क्योंकि इंसान का मस्तिष्क अवचेतन रूप से उस फोन को देख रहा है। इवोल्यूशन के नजरिए से हमारा दिमाग हमेशा नई चीजों या नॉवेल्टी की तलाश में रहता है, और फोन उस नएपन और डोपामाइन का सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल। जब फोन नजर के सामने होता है तो मस्तिष्क को अपनी वर्किंग मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा केवल इस बात में खर्च करना पड़ता है कि वो उस फोन को उठाने की इच्छा को दबा सके। अरे बाप रे। मतलब वो ऊर्जा जो किसी जटिल कोडिंग या डिजाइन को सुलझाने में लगनी चाहिए थी, वो खुद को रोकने में, उस लालच से लड़ने में खर्च हो रही है। इसलिए फोन को भौतिक रूप से दूसरे कमरे में रखना ही मस्तिष्क को शारीरिक और मानसिक स्तर पर शांत करता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। पर्यावरण डिजाइन सिर्फ ये तय नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी तय करता है कि हम क्या न करने में अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। और जहां तक पर्यावरण और आदतों की बात है, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि दिन की शुरुआत जितनी अहम है, दिन को खत्म करने का तरीका भी उतना ही वैज्ञानिक है। हाँ, यहाँ शटडाउन रिचुअल का जिक्र आता है। स्रोत बताते हैं कि दिन के अंत में काम खत्म करते समय एक छोटी सी रस्म करनी चाहिए। अपनी सारी टू डू लिस्ट देखना, ये पक्का करना कि कोई जरूरी काम छोटा तो नहीं है, और फिर जोर से बोलना, शटडाउन पूरा हुआ। हाँ, पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये शटडाउन पूरा हुआ सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये इंसान के अवचेतन मन को दिया गया एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश है। एक तरह का सिग्नल। हाँ, मनोविज्ञान में एक अवधारणा है ज़िगार्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग अधूरे कामों को याद रखने के लिए प्रोग्राम्ड किया गया है। अरे, ये तो वही अटेंशन रेजिड्यू जैसी बात हो गई, जहां ध्यान का अवशेष पुराने काम पर अटका रहता है। बिल्कुल। ये शटडाउन रिचुअल दिमाग के उन खुले हुए लूप्स को बंद कर देता है। ये उस अटेंशन रेजिड्यू को व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के बीच जाने से रोकता है। तो जब ये रस्म पूरी हो जाती है तो मस्तिष्क काम की फिक्र करना बंद कर देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब इंसान का सचेत मन आराम कर रहा होता है, वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है या सो रहा होता है, तब उसका अवचेतन मन पृष्ठभूमि में उन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को रिवायर कर रहा होता है। क्या बात है! तो आराम करना समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। काम से पूरी तरह कट जाना डीप वर्क की तैयारी का एक जरूरी और बायोलॉजिकल हिस्सा है। एकदम सही। बिना गहरे आराम के गहरा काम संभव ही नहीं है। तो चलिए, आज की इस बेहद खास चर्चा में हमने जो भी देखा उसे जल्दी से समेटते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि आज के दफ्तरों का मैट्रिक्स ब्लैक होल कैसे इंसान को सिर्फ व्यस्त दिखने पर मजबूर कर रहा है। हमने अटेंशन रेजिड्यू के खतरे को समझा और ये भी जाना कि इंसान के फोकस की जैविक सीमा सिर्फ 4 घंटे है। हमने ऑटोटेलिक अनुभव की सुंदरता को समझा, जहां काम ही इनाम बन जाता है। फिर हमने 4 अलग अलग गहन दर्शनों पर चर्चा की और अंत में ये भी समझा कि सिर्फ फोन को उल्टा रखना काफी नहीं है और दिन को सही तरीके से शटडाउन करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। पता है, शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि फ्लो में जाना सिर्फ काम जल्दी खत्म करना नहीं है, बल्कि काम में अर्थ ढूंढना है। हाँ,
और सूत्रों के बिल्कुल अंत में इसी अर्थ की तलाश को एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीक शब्द के जरिए समझाया गया है, यूडेमोनिया। यूडेमोनिया, इसका मतलब है वो अवस्था जिसमें कोई इंसान अपनी पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त कर रहा हो। बिल्कुल। अभी तक हमने डीप वर्क को सिर्फ काम जल्दी खत्म करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के एक टूल की तरह देखा, लेकिन सोतो में एक पाठक ने जो टिप्पणी की ना, वो पूरा नजरिया ही बदल देती है। उस पाठक ने क्या कहा था? उसने कहा कि जब वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, अपने परिवार की सेवा करती है या समाज के लिए कुछ करती है, तो वो उन साधारण लगने वाले कामों में भी एक गहरा अर्थ ढूंढ लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्या यही असली डीप वर्क नहीं है? ये महज काम से जुड़ी उत्पादकता से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हमारी रोजमर्रा की एकाग्रता, ये डीप वर्क, केवल हमारा बैंक बैलेंस और ऑफिस में रुतबा बढ़ा रही है, या फिर ये हमारे चरित्र, हमारी अंतरात्मा और हमारी इंसानियत का भी निर्माण कर रही है? क्या डीप वर्क महज एक प्रोडक्टिविटी हैक है या जीवन को गहराई से जीने का एक तरीका? शायद एकाग्रता वो जादुई लेंस है जिसके जरिए हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को और भी स्पष्ट, गहरा और सार्थक बनाते हैं। सोचने वाली बात है। बहुत सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगर हम एक आम रोशनी के बल्ब को देखें तो उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, राइट? हाँ बिल्कुल, वो हर तरफ बिखर जाती है। और उससे बस आसपास का रास्ता देखा जा सकता है। लेकिन अगर उसी बिखरी हुई रोशनी को फोकस करके एक लेजर बीम में बदल दिया जाए, तो वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि ठोस स्टील को भी बीच से काट सकती है। एकदम सही। ऊर्जा वही है, बस उसे एक जगह केंद्रित कर दिया गया है। बिल्कुल, रोशनी वही है, बस फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है फोकस। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी फोकस के विज्ञान पर बात करने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर वक्त फोन बजता है, हर 5 मिनट में कोई नया नोटिफिकेशन आता है। हाँ, और दिन के अंत में हम खुद को बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन असल में हमने कुछ भी बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल काम नहीं किया होता। सही बात है। तो आज हम कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क और मिहाली सिक्सिंटमिहाई के फ्लो सिद्धांत के आसपास के कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरेंगे। और हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स और पॉडकास्ट क्लिप्स भी हैं जो इस विषय को खोलते हैं। बिल्कुल, इस डीप डाइव का मकसद बस कोई छोटा मोटा प्रोडक्टिव हैक खोजना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस डिस्ट्रैक्टेड इकोनॉमी में, ध्यान भटकाने वाली अर्थव्यवस्था में डीप वर्क एक सुपर पावर की तरह काम करता है। एक ऐसी सुपर पावर जो सच में असीम संतुष्टि और उस जादुई फ्लो स्टेट तक ले जा सकती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो आधार है ना, वो है काम को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटना, शैलो वर्क और डीप वर्क। राइट। अगर हम पहले शैलो वर्क यानी उथले काम की बात करें, तो ये बेसिकली वो काम है जिसे करने के लिए कोई खास दिमागी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, जैसे कि ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग शेड्यूल करना या स्लैक पे बस मैसेज टाइप करना। मतलब अगर इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी है तब भी ये काम आसानी से हो जाता है। लेकिन देखिए, समस्या इन कामों के होने में नहीं है। कंपनियों को चलने के लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि शैलो वर्क दुनिया में कोई नई या दुर्लभ वैल्यू, जिसे हम रेयर वैल्यू कहते हैं, वो पैदा नहीं करता। अच्छा, ये काम कोई भी कर सकता है। हाँ। अगर कोई कल अपनी नौकरी छोड़ दे तो उसकी जगह आने वाला नया इंसान 1 हफ्ते में सीख जाएगा कि उस ईमेल का रिप्लाई कैसे करना है। ये तो है। और सबसे डरावनी बात यह है कि भविष्य में इस तरह के काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर बहुत ही आसानी से ऑटोमेट कर देंगे। राइट, वो तो हम अभी से देख रहे हैं। और इसकी ठीक दूसरी तरफ है डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क ये वो काम है जो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर किया जाता है, मतलब बिना किसी व्याकुलता के। जब दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होता है, अपनी कॉग्निटिव लिमिट्स को उसकी पूरी सीमा तक पुश किया जाता है। तो इससे होता क्या है? जब ऐसा होता है तो इंसान कुछ नया बनाता है, किसी जटिल समस्या को सुलझाता है, कोई नई कोडिंग लैंग्वेज सीखता है या कोई बहुत ही बेहतरीन डिजाइन तैयार करता है। मतलब कुछ ऐसा जो आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये एक ऐसा कौशल है जिसकी नकल करना या जिसे रातों रात सीखना लगभग नामुमकिन है। एक सेकंड रुकिए, मैं इस बात को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ।
तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो शैलो वर्क है ये बिल्कुल चिप्स का पैकेट या जंक फूड खाने जैसा है? जंक फूड कैसे? मतलब देखिए, जब उसे खाते हैं तो तुरंत एक तरह की संतुष्टि मिलती है, लगता है कि पेट भर गया, लेकिन शरीर को कोई असली पोषण या न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। और वहीं जो डीप वर्क है वो एक स्वस्थ घर के पके हुए भोजन की तरह है, जिसे बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन असल ऊर्जा उसी से मिलती है। ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक और लेयर है। वो क्या? जंक फूड के साथ कम से कम इंसान को पता होता है कि वो जंक फूड खा रहा है। हाँ, वो गिल्ट तो होता ही है। लेकिन शैलो वर्क का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये एक भ्रम पैदा करता है, एक इल्यूजन कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। दिन में 100 ईमेल का रिप्लाई करने के बाद लगता है कि वाह, आज तो बहुत काम कर लिया। लेकिन असलियत में कंपनियां करियर के लिए सुई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। सही बात है, सिर्फ एक बिजीनेस का एहसास होता है, प्रोग्रेस का नहीं। बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है। मिहाली सिक्सेंथमिहियाई ने अपनी रिसर्च में इसे फ्लो स्टेट कहा है। फ्लो, ये शब्द बहुत सुना है। हाँ, ये वो अवस्था है जहां इंसान किसी काम में इतने गहरे डूब जाता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। जैसे जब म्यूजिशियंस या एथलीट्स कहते हैं कि वे जोन में थे। बिल्कुल वही जोन। ये तब होता है जब स्किल्स और काम का चैलेंज एकदम परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। उस स्टेट में जाते हैं तो वो यूडाइमोनिया को प्राप्त करते हैं। यूडाइमोनिया, ये ग्रीक शब्द है ना? हाँ, इसका मतलब है अपनी पूरी मानवीय क्षमता को प्राप्त करना और जीवन में एक असीम संतुष्टि महसूस करना। डीप वर्क असल में इसी यूडाइमोनिया तक पहुंचने का रोड मैप है। ये सब सुनने में तो बहुत ही शानदार लग रहा है। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि वो फ्लो स्टेट में रहे और अपना बेहतरीन काम करे? बिल्कुल, हर कोई चाहेगा। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही तीखा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये इतना ही जादुई है तो आज हर कंपनी, हर बॉस मल्टीटास्किंग करने की उम्मीद क्यों करता है? हर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि एक डायनामिक मल्टीटास्कर चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो क्या मानव मस्तिष्क सच में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, या फिर आज की पीढ़ी बस फोकस करने की आदत भूल गई है? देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया क्या चाहती है और हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन कैसे काम करता है, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अच्छा। विज्ञान इस पर कोई बहस नहीं करता। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये साबित हो चुका है कि मानव मस्तिष्क जटिल कामों के लिए एक साथ मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। तो जब कोई सोचता है कि वो क्लाइंट से फोन पर बात भी कर रहा है और साथ ही रिपोर्ट भी टाइप कर रहा है, तो असल में क्या हो रहा होता है? दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर रहा होता, वो बस एक काम से दूसरे काम के बीच बहुत ही तेजी से स्विच कर रहा होता है। मतलब जंप कर रहा होता है। हाँ, इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। एक्टर आर्किटेक्चर नाम की एक थ्योरी है। आसान भाषा में समझें तो जब हम कोई जटिल काम करते हैं तो दिमाग अपनी मेमोरी में उस काम का एक प्रॉब्लम स्टेट लोड करता है। जैसे कंप्यूटर की रैम काम करती है। बिल्कुल। नियमों का एक सेट लोड होता है। अब जब अचानक फोन पर बात शुरू होती है तो दिमाग को उस रिपोर्ट वाले प्रॉब्लम स्टेट को हटाना पड़ता है और फोन कॉल वाले प्रॉब्लम स्टेट को लोड करना पड़ता है। न्यूरॉन्स के लिए ये बार बार नेटवर्क स्विच करना भारी ऊर्जा की खपत वाला काम होता है। ओह, तो इसीलिए जब दिन भर में 10 अलग-अलग तरह के छोटे-छोटे काम किए जाते हैं तो शाम को ऐसा लगता है जैसे दिमाग फ्राई हो गया है। एकदम सही। जबकि शरीर से कोई मेहनत नहीं की होती। वो मानसिक थकान उसी कॉग्निटिव लोड का सीधा नतीजा है। और बात सिर्फ थकान की नहीं है। डॉक्टर सोफी लेरॉय का एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है जो अटेंशन रेजिड्यू की बात करता है। अटेंशन रेजिड्यू यानी ध्यान के अवशेष। हाँ, मान लीजिए कि कोई एक गहरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा है। अचानक फोन पर एक ईमेल का नोटिफिकेशन आता है, जो कि हर 5 मिनट में होता ही है। राइट। अब वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए उस ईमेल को देखता है और फिर वापस रिपोर्ट पर आ जाता है। उसे लगता है कि उसका ध्यान वापस आ गया है, लेकिन डॉक्टर लेरॉय साबित करती हैं कि ध्यान का एक हिस्सा, एक रेजिड्यू, अभी भी उस ईमेल पर ही अटका हुआ है। मतलब बैकग्राउंड में दिमाग का एक हिस्सा अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि उस ईमेल का क्या रिप्लाई करना है। बिल्कुल। इंसान अपनी 100% दिमागी क्षमता के साथ उस रिपोर्ट पर वापस आ ही नहीं पाता। तो वो कितने प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहा होता है? शायद 80% या उससे भी कम। और अगर कोई ऐसे ही दिन में 20 बार फोन चेक करता है तो अटेंशन रेजिड्यू इतना बढ़ जाता है कि दिमाग एक दलदल की तरह हो जाता है। बाप रे। और डेटा बताता है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस पूरी तरह से उसी फोकस वाले स्टेट में पहुंचने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट?
एक बार फोन चेक करने की कीमत 23 मिनट का फोकस है। ये तो सच में डरावना है। यही वजह है कि मल्टीटास्किंग या हमेशा कनेक्टेड रहना काम की क्वालिटी को तो गिराता ही है, साथ ही एक भयानक मानसिक थकान देता है। ठीक है, मैं कन्विंस हो गई। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो अब इसका उपाय क्या है? क्या ऐसा किया जाए कि सुबह उठकर फोन बंद कर दें और लगातार 10 घंटे तक बिना रुके डीप वर्क करें? यहीं पर दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? अगर कोई ऐसा करेगा तो तीसरे दिन बर्नआउट का शिकार होकर बिस्तर पर पड़ा होगा। ऐसा क्यों? अगर डिस्ट्रैक्शन हटा दिए जाएं तो इंसान पूरा दिन फोकस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी कुछ जैविक सीमाएं हैं, हाँ। बायोलॉजिकल लिमिट्स। एंडर्स एरिक्सन ने इस पर दशकों तक रिसर्च की है। वही जिन्होंने 10,000 घंटे का नियम दिया था? हाँ बिल्कुल। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वायलिनवादों को, शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स और शीर्ष एथलीट्स का अध्ययन किया। अच्छा। उन्होंने पाया कि जो लोग अपने क्षेत्र के शिखर पर हैं, वे भी एक दिन में अधिकतम 4 घंटे ही डीप वर्क कर सकते हैं। सिर्फ 4 घंटे? जी। दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी भी 4 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गहन एकाग्रता के दौरान मस्तिष्क भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है। न्यूरॉन्स को रिकवरी का समय चाहिए होता है। 4 घंटे कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल लिमिट है। और जो लोग डीप वर्क की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए तो ये क्षमता सिर्फ 45 से 60 मिनट की ही होती है। यानी एकाग्रता सच में एक मांसपेशी या मसल की तरह है? बिल्कुल। ये कोई कार का फ्यूल टैंक नहीं है कि उसमें बस कॉफी डालते रहे, वो दिन भर चलती रहे। जैसे अगर हम जिम में बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो एक पॉइंट के बाद मसल काम करना बंद कर देती है। हाँ, चाहे कितना भी सप्लीमेंट ले लें, उसे आराम चाहिए ही होता है। तो इसे धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है। बिल्कुल। पहले दिन ही 4 घंटे का डीप वर्क नहीं हो सकता। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे का असली डीप वर्क भी एक सामान्य 8 घंटे की शैलो वर्क वाली शिफ्ट से कहीं ज्यादा मूल्यवान परिणाम दे सकता है। मतलब क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है? हमेशा। ओके, तो अगर मान लें कि दिन में फोकस के केवल कुछ ही घंटे हैं और शुरुआत में शायद सिर्फ 1 घंटा, अब एक बहुत ही व्यावहारिक उलझन सामने आती है। वो क्या? एक आम कॉर्पोरेट कर्मचारी जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसके बॉस को हर ईमेल का तुरंत जवाब चाहिए, वो अपनी व्यस्त जिंदगी में इन डीप वर्क के घंटों को कैसे व्यवस्थित करें? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्योंकि कोई अपने बॉस से को नहीं कह सकता कि मैं डीप वर्क में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। सही बात है। हर किसी की जीवन शैली अलग होती है। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट ने काम को व्यवस्थित करने के लिए 4 अलग-अलग डीप वर्क दर्शन या फिलॉसफीज बताई हैं। ये 4 तरीके क्या हैं? थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहली फिलॉसफी है मोनास्टिक या सन्यासी दर्शन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है और शैलो वर्क को लगभग खत्म कर देता है। कोई उदाहरण? बिल गेट्स। वे 90 के दशक में साल में 2 बार थिंक वीक्स पे जाते थे। वे किताबों और पेपर्स का बंडल लेकर एकांतवास में चले जाते थे। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मोनास्टरिक तरीका तो एक आम इंसान के लिए असंभव सा लगता है। अगर कोई 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल, ये सबके लिए नहीं है। इसीलिए दूसरी फिलॉसफी है बायो मॉडल या द्विआयामी दर्शन। इसमें क्या होता है? इसमें समय को स्पष्ट रूप से बांट दिया जाता है। कुछ दिन या हफ्ते पूरी तरह डीप वर्क के लिए और बाकी समय सामान्य कामों के लिए। कार्ल युंग ने यही किया था। वे क्लिनिक में मरीजों को देखते थे, जो उनका सामान्य काम था, और फिर जब उन्हें लिखना होता था तो वे अपने एकांत टावर में चले जाते थे। आज के समय में प्रोफेसर एडम ग्रांट भी यही करते हैं। लेकिन बायो मॉडल तरीका भी तो ज्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल है। मतलब मेरे पास अपना हफ्ता या सेमेस्टर ब्लॉक करने का कंट्रोल नहीं है। मैं सहमत हूं। और इसीलिए तीसरी फिलॉसफी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, रिदमिक या लयबद्ध दर्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डीप वर्क को एक दैनिक आदत में बदल देना। हर दिन एक ही समय पर फोकस करने का नियम बनाना। जैसे हर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। बिल्कुल। इसे चेन मेथड भी कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि इसमें हर दिन ये सोचने में अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती कि आज मैं काम कब करूं। राइट। जब घड़ी में 8 बजते हैं, दिमाग अपने आप उस रिदम में आ जाता है। क्या यही दर्शन ज्यादातर लोगों के लिए एकमात्र यथार्थवादी विकल्प नहीं है? ज्यादातर लोगों के लिए हाँ, रिदमिक तरीका सबसे टिकाऊ है। और चौथी फिलॉसफी कौन सी है? चौथी है जर्नलिस्टिक या पत्रकारिता दर्शन। जर्नलिस्टिक? हाँ,
इसमें इंसान अपने शेड्यूल में जहां भी खाली समय देखता है तुरंत डीप वर्क मोड में चला जाता है, जैसे वॉल्टर आइजैक्सन करते थे। ओह, मतलब अगर मीटिंग के बीच में 20 मिनट मिले तो तुरंत फोकस मोड में आ गए। बिल्कुल। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यह तरीका बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अचानक से शैलो वर्क से निकलकर गहरे फोकस में जाने के लिए बहुत ज्यादा मानसिक नियंत्रण की जरूरत होती है। शुरुआती लोगों को जर्नलिस्टिक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। समझ गए। अब मान लेते हैं कि मैंने रिदमिक तरीका चुन लिया, मैंने सुबह का समय ब्लॉक भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो अब आती है। डिजिटल उपकरणों? हाँ, मैं काम करने बैठी और तभी मेरा फोन बजने लगा। इन उपकरणों से कैसे निपटा जाए जो हमारा ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं? ये सबसे अहम लड़ाई है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हम आमतौर पर टूल्स या एप्स को चुनने के लिए एनी बेनिफिट दृष्टिकोण अपनाते हैं। एनी बेनिफिट मतलब कोई भी फायदा? हाँ, हम किसी भी ऐप को अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए जगह दे देते हैं क्योंकि शायद भविष्य में उससे हमें कुछ फायदा हो सकता है। जैसे मुझे ट्विटर पर होना चाहिए क्योंकि शायद कोई काम की न्यूज़ मिल जाए। बिल्कुल। हम ये नहीं सोचते कि उस छोटे से फायदे के बदले हम अपने फोकस की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना। मतलब अगर एक किसान कोई महंगी मशीन खरीदता है तो वो उसके हर फायदे नुकसान का हिसाब लगाता है, उसका आरओआई चेक करता है। हाँ, लेकिन हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपना ध्यान, किसी भी ऐप को सिर्फ इसलिए मुफ्त में सौंप देते हैं क्योंकि शायद वो थोड़ा सा फायदा दे दे। यही तो समस्या है। इसीलिए एनी बेनिफिट की जगह हमें क्राफ्ट्समैन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्राफ्ट्समैन दृष्टिकोण ये क्या होता है? एक सच्चा शिल्पकार या क्राफ्ट्समैन किसी टूल को तभी अपनाता है जब उसके सकारात्मक प्रभाव उसके नकारात्मक प्रभावों से कहीं अधिक हों। हमें 80-20 नियम यानी पेरेटो सिद्धांत लागू करना चाहिए। ये पहचानना चाहिए कि हमारे 80% अच्छे परिणाम कौन से 20% टूल से आते हैं और बाकी व्यर्थ के टूल्स को हटा देना चाहिए। एकदम सही। और कभी-कभी तो हमें एक ग्रैंड जेस्चर का सहारा लेना पड़ता है। ग्रैंड जेस्चर जैसे क्या? जैसे कोई केबिन किराए पे लेना या सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना। जब इंसान कोई बड़ा कदम उठाता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से उस काम का महत्व बढ़ जाता है। वाओ, ये सच में दिलचस्प है। अब मान लेते हैं कि मैंने अपने उपकरणों पर नियंत्रण पा लिया, मैंने अपना डीप वर्क पूरा कर लिया, दिन खत्म हो गया। अब क्या? अब दिन का अंत करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि अगले दिन के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। न्यूपोर्ट प्रोडक्टिव मेडिटेशन और आराम की अहमियत पर बहुत जोर देते हैं। मतलब काम से पूरी तरह कट जाना। हाँ, इसके लिए एक शटडाउन रिचुअल होना चाहिए। शटडाउन रिचुअल ये क्या होता है? दिन के अंत में एक निश्चित प्रक्रिया, अधूरे कामों की समीक्षा करना, कल की योजना बनाना और फिर खुद से जोर से कहना शटडाउन पूरा हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे सोने से पहले अपने कंप्यूटर के सारे ब्राउजर टैब्स बंद कर देना। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। ताकि दिमाग बैकग्राउंड में बेवजह की बैटरी खर्च ना करे और सच में स्लीप मोड में जा सके। हाँ, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ज़ाइगार्निक इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें अधूरे काम हमारे दिमाग पर हावी रहते हैं। अगर हम उन्हें कहीं लिखकर सुरक्षित नहीं करते तो वो अटेंशन रेजिड्यू हमारे निजी समय में भी आ जाता है। मतलब अगर शटडाउन नहीं किया तो काम का तनाव हमारे फैमिली टाइम या आराम को भी बर्बाद कर देगा? बिल्कुल। अचेतन मन को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि अब सब कंट्रोल में है और हम काम को कल देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल है। आज की चर्चा को अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि डीप वर्क केवल ज्यादा काम करने या प्रोडक्टिविटी की कोई साधारण तकनीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो फ्लो की अवस्था तक पहुंचने और एक संतुष्ट, अर्थपूर्ण जीवन जीने का एक विज्ञान आधारित तरीका है। अपनी जैविक सीमाओं को समझकर, सही दर्शन अपनाकर और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखकर कोई भी इस कौशल को सीख सकता है। एकदम सही। इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन तेजी से शैलो वर्क की जगह ले रहे हैं, जो कि बहुत तेजी से हो रहा है, हाँ, तो क्या बिना भटके घंटों तक गहन और मौलिक चिंतन करने की ये मानवीय क्षमता, यानी हमारा डीप वर्क, क्या यही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी और अजेय ढाल नहीं बन जाएगी? सोचने का विषय है और मुझे लगता है कि ये ढाल सबसे जरूरी होने वाली है। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।